छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नरकुंड। गांव में मुश्किल से 100 घर रहे होंगे, लेकिन हर व्यक्ति एक नाम से परिचित था, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी की खूबसूरती का जवाब नहीं था। लंबे काले बाल, गहरी काली आंखें और दूध जैसी सफेद रंगत। गांव के हर लड़के का सपना था कि चंद्रमुखी एक बार मुस्कुरा दे। लेकिन चंद्रमुखी कभी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा रहस्य था। सुबह सुबह का समय था। चंद्रमुखी दुकान से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। उसे गांव का एक लड़का प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। उसके पास गांव की एक बूढ़ी महिला भी बैठी थी। गांव की बूढ़ी महिला धीरे से, बच के रहना उस लड़की से, उसकी आंखों में कुछ और ही बात है। अरे दादी, आप भी? वो तो बस चुपचाप रहती है, सुंदर है इसलिए सब जलते हैं। चंद्रमुखी इस गांव की नहीं थी और न ही किसी को पता था कि वो कहां से आई है। कुछ महीनों पहले गांव का एक आदमी मोहन कुमार जंगल के रास्ते से वापस अपने घर आ रहा था कि तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी चंद्रमुखी पर पड़ी। चंद्रमुखी को देख मोहन कुमार सोचने लगा, लंबे रेशमी काले बाल, दूध सी सफेद रंगत, नीलकंठ जैसी आंखें और होंठ जैसे किसी पुराने मंदिर की कलाकृति हों। इतनी खूबसूरत लड़की गांव के जंगल में अकेले क्या कर रही है? मोहन कुमार उसके पास गया। देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मोहन कुमार उसे अपने घर ले गया। उसकी सुंदरता देख उसकी पत्नी उसके सौंदर्य में खो गई। फिर बोली, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये जरूर कोई माया है, कोई असली नहीं लगती। सरिता, तुम क्या कुछ भी सोच रही हो? इसकी हालत तो देखो। तुम इसके पास ही रहना, मैं गांव के वैद्य को लेकर आता हूँ। इसे कब से होश ही नहीं आ रहा। इतना बोलकर मोहन कुमार गया और वैद्य को लेकर आया। लेकिन जब तक वह आया, चंद्रमुखी को होश आ चुका था। सरिता ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी धीरे से, चंद्रमुखी, इतना सुंदर नाम। बेटा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम मोहन कुमार को जंगल में बेहोश मिली थी। वैद्य के पूछने पर चंद्रमुखी सोचने लगी, फिर दुखी होकर बोली, मुझे याद नहीं मैं जंगल में कैसे आई, और मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वैद्य ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें कांच की तरह पारदर्शी थीं, लेकिन उसके भीतर कोई गहराई नहीं थी, जैसे उसमें आत्मा ही नहीं थी। चंद्रमुखी का उदास चेहरा देख मोहन कुमार बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम ज्यादा मत सोचो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रहोगी। वैसे हम निसंतान हैं। आज से तुम हमारी बेटी हो। अब तुम आराम करो। अपने पति की बात सुन सरिता खुश हो गई। वो खुश होकर बोली, हाँ चंद्रमुखी, आज से तुम हमारी बेटी हो। मोहन जी, आपके फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। और तब से चंद्रमुखी मोहन कुमार के घर में ही रह रही है। लेकिन गांव वालों ने न केवल चंद्रमुखी जैसी खूबसूरत लड़की, बल्कि उन्होंने उसके साथ गांव की अशांति मिली। जब से चंद्रमुखी गांव में आई थी, उस दिन से गांव में कुछ भी ठीक नहीं था। पहली रात गांव का एक लड़का रघु गायब हो गया। दूसरी रात गांव की लता पगला गई। वो चिल्ला रही थी, वो आई थी, मेरी छाती पर बैठकर बोली, अब तू नहीं बचेगी। तब से गांव में डर का माहौल बन गया। गांव के मुखिया ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, जब से ये लड़की आई है, गांव में एक भी रात चैन से नहीं बीती। कुछ तो है इसके पीछे। लेकिन जब लोग चंद्रमुखी को देखते, उनके सारे आरोप जम जाते। इतनी शांत, सुंदर और मासूम लगती थी वो कि किसी के मुंह से आरोप नहीं निकलता। अगले दिन रात के समय गांव का एक लड़का अमन, जो चंद्रमुखी से मन ही मन प्यार करता था, वह उसे देखने के लिए चोरी छुपे उसके घर पहुंचा। वह अभी चंद्रमुखी के घर के बाहर ही था कि उसने देखा चंद्रमुखी सफेद साड़ी पहने अपने घर से निकली। उसके हाथ में लालटेन थी। वह अकेले कहीं जा रही थी। अमन उसका पीछा करने लगा। आखिर ये इतनी रात को कहां जा रही है? इसे अंधेरे से डर नहीं लगता क्या? चंद्रमुखी का पीछा करते हुए वह गांव के बाहर वाले खंडहर में पहुंच गया। अमन घबरा कर रुक गया, लेकिन चंद्रमुखी चलती जा रही थी। अमन ने हिम्मत की और फिर उसके पीछे जाने लगा। चंद्रमुखी खंडहर के अंदर गई। खंडहर की छत टूट चुकी थी और खुला आसमान दिख रहा था। वह एक अजीब से दिखने वाले सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। अमन थोड़ी दूर से ही देख रहा था कि आखिर चंद्रमुखी आधी रात को यहाँ क्यों आई है। चंद्रमुखी इस भयानक खंडहर में आधी रात को, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
ये यहाँ क्या करने आई है? मुझे तो डर भी लग रहा, इतनी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यहाँ। आगे जो हुआ उसने अमन के होश ही उड़ा दिए। अमन ने देखा चंद्रमुखी ने अपने आगे 7 दिए जलाकर हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ रही है। ओम कली कपाली महाकाली देहि में बलम देहि में रूपम। ये मंत्र किसी आम लड़की के मुंह से नहीं निकल सकते थे। और ये इतनी रात को यहाँ खंडहर में आके इतने अजीब तरीके से किसकी पूजा कर रही है? कहीं ये चंद्रमुखी कोई चुड़ैल तो नहीं है? अभी अमन सोच ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसे धीमी से कहा, अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर डरते हुए बोला, मेरा वहम होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। वह चंद्रमुखी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा चंद्रमुखी वहाँ से गायब थी और वहाँ केवल दिए जल रहे थे। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई ये इतनी जल्दी? किसे खोज रहे हो अमन? तुम कहीं वो में ही तो नहीं? तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते। मैं ही तो हूँ चंद्रमुखी, जिसके पीछे तुम यहाँ तक आए हो। नहीं, तुम चंद्रमुखी नहीं हो। वो तो इतनी खूबसूरत है और वह साधारण इंसान है, और तुम तो एक चुड़ैल हो। तुम चंद्रमुखी कैसे हो सकती हो? तभी चुड़ैल के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल गायब हो गई और उसकी जगह चंद्रमुखी प्रकट हुई, लेकिन वह हवा में उड़ रही थी। चंद्रमुखी बोली, अब लग रही हूँ ना एकदम चंद्रमुखी। यह सब देखने के बाद अमन के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो क्या करे। वह वहां से भाग गया। चुड़ैल, चुड़ैल, चंद्रमुखी चुड़ैल है, वो इंसान नहीं है। तुम इतनी तेजी से भागते हुए क्यों आ रहे हो? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो छोटू? काका वो वहाँ तालाब में अमन भैया की लाश तैर रही है। क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी चलिए मेरे साथ। और यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग तालाब के पास पहुंचे। गांव वालों ने देखा कि तालाब में अमन की लाश तैर रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और तालाब का पानी लाल हो चुका था। गांव में बढ़ती घटनाओं से परेशान होकर मुखिया ने पुरोहित बाबा विभानाथ को बुलाया। चंद्रमुखी बाबा विभानाथ को देखकर छुप गए। उसे बाबा घूर कर देखने लगा। बाबा विभानाथ, ये लड़की नहीं है, ये एक चंद्र यक्षिणी है, जिसका जन्म श्मशान की चिता पर हुआ था। ये सौंदर्य में देवताओं को मात देती है, परंतु इसका हृदय शून्य है। बाबा की बात सुन गांव वाले हैरान हो गए। गांव का मुखिया बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, गांव में सारी मुसीबत इसके आने के बाद ही आई है, लेकिन आप लोगों ने चंद्रमुखी के मासूम चेहरे और खूबसूरती के आगे कुछ नहीं सोचा। बाबा की बात सुन मोहन कुमार और उसकी पत्नी सरिता एक दूसरे को देखने लगे। सरिता बोली, इतने दिनों से जिसे हमने बेघर समझकर अपनाया था, वो लड़की नहीं बल्कि चंद्र यक्षिणी है। बाबा अब आप ही बताओ, इस परेशानी से कैसे बचा जाए? तभी मोहन कुमार की बात काटकर वहां खड़ी एक लड़की ने पूछा, बाबा ये चंद्र यक्षिणी कैसे बनी? ये तो देखने में इंसानों की तरह ही है, परंतु इंसानों से अधिक सुंदर है, और ये हमारे गांव में क्यों आई है? चंद्रमुखी कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक चंद्र यक्षिणी है, यानी एक ऐसी अलौकिक स्त्री जिसका जन्म इंसानों और तंत्र बल से जुड़ी हुई दुर्लभ शक्तियों के मेल से हुआ है। लगभग 100 साल पहले एक तांत्रिक ने चंद्रताल नाम की एक रहस्यमयी झील के किनारे तंत्र साधना करते हुए एक यक्षिणी को बुलाया था। तांत्रिक उस यक्षिणी की सुंदरता देख उससे प्रेम कर बैठा। तथा उस यक्षिणी और तांत्रिक के बीच संयोग से चंद्रमुखी का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही चंद्रमुखी का जन्म हुआ, उस यक्षिणी ने उसे शाप दे दिया। तू सौंदर्य में सबको मात देगी, लेकिन तेरे पास आत्मा नहीं होगी। तू इंसानों की आत्मा से ही जीवित रह सकेगी। जब तक तू सच्चा प्रेम नहीं पाएगी, तब तक तू मुक्त नहीं हो सकेगी। चंद्रमुखी श्राप के कारण जीवित रहने के लिए इंसानों की आत्मा खींचती है। आत्मा खींचने के बाद वो उनके शरीर को छोड़ देती है। ये नहीं चाहती कि किसी को नुकसान पहुंचे,
लेकिन उसकी प्रकृति उसे विवश करती है और इसीलिए ये इस गांव में आई है। चंद्रयक्षिणी को हम नहीं मार सकते हैं। ऐसा करने पर चंद्रयक्षिणी और शक्तिशाली और खतरनाक हो जाएगी, जिसके बाद उसे रोक पाना नामुमकिन है। इसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई इससे बिना लालच के सच्चा प्रेम न करे। पर बाबा, जब लोगों को पता चलेगा कि ये चंद्रयक्षिणी है, इससे कौन प्रेम करेगा? ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक इसे बिना लालच के प्यार नहीं करेगा तब तक चंद्रमुखी को मुक्ति नहीं मिलेगी और जीवित रहने के लिए लोगों को मारते रहेगी। बाबा की बात सुन वहां मातम जैसा माहौल हो गया। गांव के लोग चंद्रमुखी को जान से भी नहीं मार सकते थे और न ही गांव से निकाल सकते थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था वह जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो एक श्रापित चंद्रयक्षिणी है। जब यह बात गांव के लड़के अर्जुन को पता चला तो वह विश्वास ही नहीं करता कि चंद्रमुखी चंद्रयक्षिणी है। अर्जुन चंद्रमुखी से मोह में बंध चुका था। उसने सबकी बातों को झूठ समझा। वो ऐसी नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अर्जुन चंद्रमुखी के पास गया। तुम मेरे साथ चलो, हम इस गांव से दूर चलेंगे जहां कोई तेरा सच न जाने। ये बाबा की बात मैं नहीं मानता, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन तुम मेरा अतीत नहीं जानते हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। चंद्रमुखी मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसकी आंखों से खून की एक बूंद निकली। तुम जानते नहीं अर्जुन, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं एक श्राप हूँ। मैं जिस भी इंसान से जुड़ी वो मारा गया। तुम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? मैं जान गया हूँ तुम क्या हो, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। और वैसे भी तुमको मुक्ति तभी मिलेगी जब तुमसे कोई सच्चा प्यार करेगा। हाँ, मुझे मुक्ति के लिए सच्चे प्यार की जरूरत है, लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ चंद्रताल तक जाकर मेरे पुराने शरीर को त्यागना होगा। तब जाके मुझे मुक्ति मिलेगी। उसके बाद ही मैं आम लोगों की तरह जीवन जी पाऊंगी। चंद्रमुखी की बात सुन अर्जुन एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा, फिर हम साथ में रहेंगे। चलो हम अभी चंद्रताल चलते हैं, हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। जितनी जल्दी तुमको मुक्ति मिले उतना हम सब के लिए अच्छा है। चंद्रमुखी थोड़ी परेशान होते हुए बोली, लेकिन अर्जुन मुझे चंद्रताल का रास्ता नहीं पता। कोई बात नहीं, हम बाबा विभानाथ के पास चलकर उनसे रास्ता पूछते हैं। उसके बाद दोनों बाबा विभानाथ के पास गए। अर्जुन ने बाबा विभानाथ से कहा, बाबा मैं चंद्रमुखी से बेहद प्यार करता हूँ और मैं इसे मुक्ति दिलाने के लिए इसके साथ चंद्रताल जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने अर्जुन को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम सच में चंद्रमुखी से प्यार करते हो और उसके साथ चंद्रताल जाने को तैयार हो? कहीं तुम उसकी खूबसूरती देखकर तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मैं सच में चंद्रमुखी से प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब ठीक है, लेकिन चंद्रताल का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं बाबा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं बस चंद्रमुखी को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। ठीक है। अर्जुन, बाबा विभानाथ और दो गांव वाले रात को चंद्रमुखी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही वातावरण में एकदम से बदलाव आ गया। जोर जोर से हवा चलने लगी, पत्ते गिरने लगे और डरावना सा माहौल हो गया। बाबा, किसी भी कीमत पर पीछे मत मुड़ना। अगर कोई तुम्हें पुकारे भी मत सुनना। ये जंगल जिंदा है। रास्ते में अचानक चारों ओर से औरतों की चीखें गूंज उठीं। अर्जुन, अर्जुन, पीछे देखो। गांव वाला डर से, माँ, मेरी माँ, वो बुला रही है। बाबा गर्जना से, नहीं, वो आत्माएं हैं। ये जंगल तुम्हारे मन की कमजोरी को भांप लेता है। एक गांव वाला नहीं मान सका। उसने पीछे देखा। एक ही पल में उसकी गर्दन मुड़ गई और वो धड़ाम से गिर पड़ा। अब बचे थे अर्जुन, चंद्रमुखी, एक गांव वाला और बाबा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे चंद्रताल पहुंचे। एक चांदनी से चमकती नीली झील जो शांत थी, लेकिन उसके नीचे जैसे कुछ हिल रहा था। बाबा विभानाथ, यही है वो जगह, यहीं तुम्हारा जन्म हुआ था चंद्रमुखी। अगर तुम इस जल में उतरोगी तो तुम अपने पुराने शरीर से मुक्त हो जाओगी। लेकिन अर्जुन, मैं यही हूँ चंद्रमुखी, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चंद्रमुखी झील में उतरती गई।
और तभी झील के भीतर से कई आत्माएं निकलने लगीं, वही आत्माएं जिन्हें चंद्रमुखी ने वर्षों में मारा था। एक एक कर सब उसे घेरे में लेने लगीं। फिर चंद्रमुखी का पुराना शरीर हवा में उड़ने लगा, जो देखने में किसी बूढ़ी चुड़ैल की तरह लग रही थी, जो बहुत भद्दी थी। आत्माएं उसे लेकर गायब हो गई। जैसे ही चंद्रमुखी झील से निकली, उसकी मां यक्षिणी प्रकट हुई। उसने चंद्रमुखी से कहा, आज से तुम चंद्र यक्षिणी के श्राप से मुक्त हो चंद्रमुखी। आज से तुम अपना जीवन सामान्य मनुष्य की तरह जी पाओगी। इतना बोलकर यक्षिणी गायब हो गई। चंद्रमुखी खुशी खुशी गांव लौटी। गांव वाले अब बहुत खुश थे तथा चंद्रमुखी और अर्जुन ने गांव वालों से आशीर्वाद लेकर शादी कर ली